नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, खेल के आखिरी मरहले में रोमांच निरंतर बढ़ता जाता है। हम सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। कभी भी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। शायद यही कारण है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। और यही कारण है कि आज एक कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया और भारतीय जनता पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी किया। कांग्रेस ने 2014 के ऑनवर्ड्स 2019 तक का ब्लैक पेपर जारी किया और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले जो एक दशक था उसका व्हाइट पेपर जारी किया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वो आखिरी संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने राज्यसभा में किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो पहले थे हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस जो है आरक्षण के विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलितों और ओबीसी के आरक्षण का विरोध निरंतर कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है और मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, लोकसभा में भी उन्होंने कहा था कि एनडीए 400 से पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेगी। लेकिन कल उन्होंने राज्यसभा में ये कह दिया कि एनडीए 440 की उम्मीद कांग्रेस को है। पहले हम बताते हैं कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे। तो दोस्तों, यह लोकतंत्र का महाकुंभ है। स्वाभाविक सी बात है, बयानबाजी का दौर जोर से चलेगा और आए दिन इस तरह की बयानबाजी आपको सुनने में मिलते रहेंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष भी आतुर है और विपक्ष भी आतुर है। चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। जगदीप सिंह, आपका स्वागत है। एडवोकेट आदित्य जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एडवोकेट आदित्य, आपका स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभिजीत जी, आपका भी स्वागत है। और उम्मीद करूँगा कि डिबेट जो है सभ्य तरीके से हो और लोगों को लगे कि कहीं ये जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो आप सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और ये भी अलग बात है कि सब दोनों तीनों के तीनों एक यंग लीडर हैं, डायनेमिक हैं, अपनी अपनी पार्टी की अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभिजीत जी, वाकई में ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, इसमें सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो उन्होंने पंडित नेहरू जी की चिट्ठी का जिक्र किया, उसका अनुवाद पढ़ा जी।
देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो बात कही गई बिल्कुल सही है और इसमें कथनी और करनी में कुछ खास अंतर आपको नज़र भी नहीं आता। क्योंकि अगर आप 60-70 साल का जो भी अगर उठाकर देखते हैं पीछे का आप सारे का सारा, तो कितनी ही अपलिफ्टमेंट आप लोगों ने की। और ख़ासकर SC ST या OBC की अगर हम बात करूं तो हमेशा इनके जो हक थे उनसे इनको महरूम रखा गया। और अगर मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूं तो एक मैं आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको रादर एक ब्रेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो आज तक शायद सरकार को भी नहीं पता था उसके बारे में। बाद से बहुत सारे एजेंसीज वाले मुझे फ़ोन करके मुझसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। तो वो था GAD का 1164 नंबर ऑर्डर। आपको याद होगा उसमें 96 या 98 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 98 के अंदर आप जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की जो सिफारिश लाते हैं, उस सिफारिश के अंदर आपका क्या होता है, उसकी जो कमेटी बनती है, कमेटी को हेड कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद NC के और फिर बाकी भी बीच में रहते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात उसकी सिफारिश क्या होती है कि 330 से लेकर आगे कुछ आर्टिकल्स थे जिनको जो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थे, और वो सभी के सभी आर्टिकल SC और ST समुदाय को उनके हक हकूक दिलाते थे। उसके खिलाफ कि हम ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये आर्टिकल्स हैं इसको जम्मू कश्मीर में नहीं लगने देंगे। और वो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी की पूरी GAD का 1164 नंबर का ऑर्डर है। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। लेकिन एक बात जो उसमें विशेष तौर पर मैं चाहूंगा, जो लोग खासकर SC से और ST वाले जाने इसको, आप एक ही समझिए कि उस दौर के अंदर जो मैक्सिमम SCs का या STs का वोट था किसको जाता था। STs अपना वोट डालती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और SC अपना वोट डालते थे कांग्रेस को। उन्हीं से वोट बटोर के अपनी जेब में डालकर उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम किसी ने अगर किया है तो इसी कांग्रेस ने किया है, जो NC इनकी सहयोगी रही उसके अंदर। तो कुछ गलत नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में तो ये राइटिंग के अंदर अवेलेबल है। तो मैं तो चाहता हूं सभी SC ST वाले उस 1164 नंबर के ऑर्डर को जरूर एक बार पढ़े, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जगदीप जी, आपकी क्या राय है? जो इन्होंने कहा है, इन्होंने तर्क देके कहा है GAD का ऑर्डर, मुझे वो भी याद है, इनकी पत्रकार वार्ता मैंने देखी थी जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तयशुदा तय। विनोद जी, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम दर्शकों का भी। और मैं एक अनुरोध करूंगा, चूंकि अब ये बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे सीधे प्रत्यारोप आरोपों के सिलसिले को लेकर है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे अपनी बात जो है वो सलीके से, जैसे आपने कहा, रखने का थोड़ा सा समय दिया जाए। पहली तो बात, अभिजीत जी ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये किस GAD के ऑर्डर की बात करते हैं उसको हम जरा एक तरफ रखते हैं जी। उस लिहाज से मैंने भी अपने जीवन में बतौर प्रवक्ता या चीफ स्पोक्सपर्सन बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की हैं और उसमें बड़ा कुछ बताया है जी। आज बात हो रही है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। ये जो अभी आपने अभिभाषण दिखाया, इसको थोड़ा सा अगर आप पीछे ले जाए, सबसे पहली बात वो यहाँ पर जब कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत की परिवारवाद से। और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे उस वक्त अमित शाह साहब भी बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह साहब भी बैठे हुए थे, चलिए उनको छोड़िए। तरुण गोगोई साहब ने आगे से प्रत्युत्तर में, आप देखिएगा उस भाषण को, उसमें जब उनसे LAGP की बात की, अकाली दल की बात की, तो जानते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या उत्तर दिया? अरे मैं तो परिवारवाद के कोई खिलाफ नहीं हूँ, एक परिवार से 8 लोग आए, 10 लोग आए, तो ये उनका स्टैंड है। ठीक वैसा ही जैसा कि वित्त मंत्री ने 3 करोड़ मकानों की बात की, 4 दिनों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4 करोड़ मकानों की बात कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं नेहरू जी पर, आखिर दिक्कत क्या है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्यों बार बार नेहरू प्रेम जो है मोदी जी का जागता है, वो थोड़ा सा मैं बता दूं। अभी भाई साहब ने बात की कि SC ST की पीठ में छुरा घोंपा है। इन्हीं की वेबसाइट पे मैं चाहूंगा कि जब इनको मौका मिले जाकर देखें, वहां पर संकलित है तमाम तरह के जो बड़े अभिभाषण हुए इनके तमाम बड़े नेताओं के, इनकी वेबसाइट की बात कर रहा हूं। भागलपुर का एक ये अधिवेशन है जिसमें इनके वीर सावरकर, जिनको हम माफी वीर सावरकर ज़्यादा कहना पसंद करते हैं, 21 जुलाई 1942 को अपने भाषण में क्या कहते हैं कि तमाम सरकारी नौकरियां मेरिट के बेस पर होनी चाहिए। इतना भी छोड़िए, यही सावरकर समग्र में जब आप उठाकर देखेंगे प्रभात प्रकाशन से, तो ये सावरकर साहब के निबंध की मैं बात कर रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं तमाम उन दर्शकों को जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं कि वहां पर ये, मैंने पिछली डिबेट में भी इस पर चर्चा चली थी, तो अब दोबारा मैं थोड़ा स्पष्ट करके बता दूं। अंबेडकर साहब को अंबेडकर करके बुलाते हुए कहते हैं कि अंबेडकर अगर बौद्ध धर्म में चला जाता है तो इससे हिंदुओं को कोई सूतक नहीं लग जाएगा। साथ में क्या जोड़ते हैं कि अंबेडकर के साथ जो थोड़े बहुत दलित हैं वो ये याद रखें
हिंदुओं की सहनशीलता का इम्तिहान ना लें। ये शब्दावली है सावरकर साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के प्रति, जिनको वो नेहरू जी थे, जिन्होंने सबसे पहले बॉम्बे से, जब वो बंगाल में थे और बंगाल पाकिस्तान में चला गया, संविधान सभा की उनकी सदस्यता खारिज हो गई, तो बॉम्बे से अपने एक एमपी को इस्तीफा दिलवाकर अंबेडकर साहब को लाया, फिर उनको संविधान सभा का चेयरपर्सन बनाया और उन्होंने आकार दिया इस देश के संविधान को और आरक्षण को। और आज ये आरक्षण की बात करते हैं, इनको जरा लज्जा भी नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, जब ये अपना जो इनके बौद्धिक पुरखे हैं जिनकी ये मिसालें देते हैं, जरा उनको देखें। और एक और बात यहाँ पे मोदी जी ने कही है, मैं साथ समान कहना चाहता हूं, वो यहाँ ये कहते हैं कि नेहरू जी कहना चाहते थे कि ये देश जो है आलसियों का देश है। माफ कीजिएगा, वो बयान कभी आपने भी पढ़ा होगा, आराम हराम है, ये बयान दिया था नेहरू जी ने। और उस बयान के पीछे की मंशा ये थी, तब मुल्क आजाद होकर हटा था, आईएएम बनाने थे, भाखड़ा नंगल डैम बना था, कई कला अकादमियां बनी थी, कितने वैज्ञानिक, कितने शैक्षणिक संस्थान उन्होंने बनाए या उनके नींव पत्थर रखे। तो माफ कीजिएगा, मोदी जी ने जिस पत्थर का हवाला दिया है, मैं कहूंगा, इनको दरखास्त करूंगा अगली बार जब डिबेट में आए तो उस पत्थर जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो मोदी जी हवाला दे रहे हैं, उसका कोई एक डाटा, कोई संक्षिप्त विवरण ले आए ताकि हम उस पर बात कर सके। लेकिन नेहरू जी का क्या किरदार था वो मैंने आपको बता दिया। ये सावरकर जी का भी आप ले आएंगे फिर अगली डिबेट? बिल्कुल, सावरकर समग्र प्रभात प्रकाशन से आप निकाल लीजिए, आपके उन्हीं के लफ्ज में बता रहा हूं, मैं तो कोई कोट ही नहीं कर रहा मिल जाएगा वैसे। मैं कोट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सावरकर साहब की बात कर रहा हूं ना। क्या आदित्य जी, हम उलझेंगे साहब के नहीं, प्रति आदित्य जी हम उलझेंगे नहीं। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहना है कि कांग्रेस की वारंटी खत्म है और मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एनडीए 400 पार होगी, 370 भारतीय जनता पार्टी लेगी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, एक आउटलुक है प्रधानमंत्री का। उनको लगता है कि अगर असल मुद्दे से हटाकर नेहरू ने 50 या 60 साल पहले क्या किया और कांग्रेस ने 50 साल क्या किया, उस चीज़ के आगे पीछे ही अगर पूरी सियासत हिंदुस्तान की चलेगी तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि बेरोज़गारी क्यों हुई। रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन, बेरोज़गारी तो दोनों के लिए बराबर है इस टाइम पे, महंगाई दोनों के लिए बराबर है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, क्या औरत क्या आदमी, सबके लिए बराबर है। तो ये असल मुद्दे हैं इस टाइम पे। अगर मणिपुर जल रहा है तो वहां पे मणिपुर में हर किस्म के लोग रहते हैं, अगले पिछड़े ट्राइबल सब लोग, वो लोग रहते हैं। अगर देश के अंदर महिला पहलवान अगर लड़ रही हैं तो वो औरतें लड़ रही हैं, उनके साथ हमारे वो लोग हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। तो ये असल मुद्दे हैं। अगर आप अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, 3.7 ट्रिलियन हमारा डेटा है गवर्नमेंट का दिया हुआ, गवर्नमेंट डेटा को तो गवर्नमेंट डेटा में ही ये भी दिखता है कि पर कैपिटा इनकम में हम 143वें रैंक में है वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, लेकिन हमसे हर आदमी, बांग्लादेश का, वो हमसे ज्यादा अमीर है आज के वक्त में, क्योंकि बांग्लादेश बेटर है। ये मुद्दे हैं। अब नेहरू ने अगर गलती की है साहब, तो पिछले 10 साल से आप वही गाना गाकर, क्या नेहरू की गलतियां गिनाकर क्या आपने बेरोजगारी कम कर दी? क्या आपने आप कहते हैं कि चंद्रयान पहुंचा, आप बहुत बढ़िया है, आप प्रधानमंत्री थे उस वक्त, गया है चंद्रयान, बहुत बढ़िया। लेकिन चंद्रयान पहला भी गया था, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। लेकिन हर कोई भी इमारत अगर खड़ी होती है तो उसकी बुनियाद भी देखी जाती है। देखो, मैं इनकी उस क्वेश्चन डिबेट में नहीं घुसना चाहता कि नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या वाजपेयी साहब ने, किसने, क्योंकि इन्होंने तो वाजपेयी साहब को भी डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है, जो उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन थी देश में। ठीक है, मैं तो एक एज ए नागरिक आपको बता रहा हूं कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी उसको भी डिस्क्रेडिट किया जब ये कहते हैं 2014 से ही देश शुरू हुआ है। तो एक वो फाउंडेशन होती है, हर प्रधानमंत्री का एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक वो मर्यादा जो होती है, जो एटलीस्ट देखिए, मेरे को ये लगता है अगर कोई और आदमी अदर देन प्राइम मिनिस्टर तंज कट से वो उस लेवल पे नहीं है। एक खुद प्रधानमंत्री उसी कुर्सी पे बैठ के पार्लियामेंट के सेशन में एक सदन की गरिमा होती है, उसके लेवल पे आप जाकर आप पुराने प्रधानमंत्री के बारे में करें, आपको ये तो वो मौका है जब आप देश को बताते हैं कि साहब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने ये सब कुछ किया आपके लिए। आप मुझे बता दें, इस पूरी जो इन्होंने स्पीच दी है उसके अंदर एक भी डेटा पॉइंट या आपके लिए वे फॉरवर्ड 2047। सर एक चीज लास्ट थी, मोदी साहब की एक बड़ी कमाल चीज है, ये मोदी की गारंटी, वो गारंटीज जो है, गारंटी के ऊपर सवाल है
कि गारंटी में तो 2 करोड़ नौकरी भी हर साल थी, गारंटी के अंदर 15 लाख रुपया भी हर एक के खाते में था, मोदी की गारंटी के अंदर सिलेंडर मिल गए थे, लेकिन सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं लोगों के पास है। तो ये सब कुछ तो ये देश की हालत है। ये नेहरू जी तो आकर 60 साल के बाद आके ठीक करने वाले नहीं, या नेहरू को किसी दे कसने से आपकी वो चीजें ठीक तो नहीं हो सकती ना। हम तो वो सवाल हम तो कह रहे हैं साहब, हमने आप वोट लेकर आए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपको लगता है आप 400 जीत सकते हैं तो 400 जीतने के लिए आपका कोई पाथ फॉरवर्ड। अभिजीत जी, जो वीर सावरकर जी के बारे में जगदीप जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उसका जवाब आपको देना बनता है। बिल्कुल विनोद जी, मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। पहले मैं जगदीप जी का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आदित्य जी का भी जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले आता है, मुझे पता नहीं अब राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में इनके ऊपर कुछ रिसर्च की गई कि नहीं की गई, लेकिन हमारे जो एग्जैक्ट नॉलेज है उसके बारे में बनाना चाहता हूँ। जरा आप देख लीजिएगा जाके, सिर्फ उस डाटा के अंदर नहीं जाकर जो फैक्चुअल डाटा, जो फैक्ट्स है उसको स्टडी कीजिएगा। वीर सावरकर जी ने सबसे ज्यादा काम दलितों के लिए किया है। अनटचेबिलिटी के सबसे ज्यादा खिलाफ वीर सावरकर जी ने काम किया। इसके पीछे एक लॉजिक रीजन था, रीजन समझिएगा ना आप, क्योंकि वीर सावरकर जी नहीं चाहते थे कि हिंदू, इनको की वर्णों में तो हिंदुओं को बांटा जाता था, यही बंटे थे, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट में बंटा था, इसलिए उन्होंने स्पेशली इसलिए काम किया था। ये चीज को यही फैक्चुअली प्रूव हो जाता है कि उन्होंने पर्टिकुलरली इसमें काम किया, तो यहां से आप बिल्कुल प्रूव हो जाता है गलत इसके अंदर। अब दूसरी बात आती है, जब आप नेहरू जी की बात करते हैं, मुझे बताएं, अगर आज के प्रधानमंत्री कंपैरिजन करेंगे तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? जिनको 60-70 साल मिले उनके साथ कंपैरिजन होगा, जिसने 9 साल में कर दिखाया तो उसी की बात होगी। फास्टेस्ट सेंचुरी की बात क्या की जाती है? फास्टेस्ट सेंचुरी की बात की जाती है जब आपने कम से कम बॉलों के ऊपर सेंचुरी बनाई हुई है। 60-70 साल तक जो आपको मौका मिला और आप कुछ नहीं कर पाए देश के लिए, ना आप दलितों के लिए कुछ कर पाए, ना आप आदिवासियों के लिए कुछ कर पाए, ना आप एसटी के लिए कुछ कर पाए। अगर आज आप देखिए, अगर इस देश की प्रेसिडेंट अगर एक आदिवासी बनती है तो आपको उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? करके दिखाया, नेहरू जी ने तो ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया था, तो इसीलिए कंपैरिजन वहां से बनेगा। दूसरी बात आप समझिए कि देश को जब आप बात करते हैं कि हमारे जो नेहरू जी के कसीदे जब आप लोग पढ़ते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं, फिर आपको बुरा लगता है, वैसे तो ज से जीप होता है, लेकिन झ से अगर मैं जीप बोलूं तो झ से झारखंड तक आप लोग कहां से शुरू हुए थे आजादी के बाद, और 363 करोड़ रुपया अभी भी पकड़ा जा रहा है, जबकि एक आम ठेले वाला जो है वो 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी यूपीआई से कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या हुआ होगा इस देश के अंदर, कैसे कैसे हुआ होगा। और देखिए, आप देश प्रेम की बात भी देख लीजिए कि मैंने आपके सामने कहा था, और ये सदन की बात है, ये पार्लियामेंट के हाउस की बात है, जब उस समय भी चाइना एक टेढ़ी नजर रखता था हमारे लद्दाख के एरिया के ऊपर, लाहौल स्पीति वगैरह के एरिया की बात थी, और वहां पर ऑन द हाउस ऑन द फ्लोर कहा गया था। तो नेहरू जी के ये वर्ड्स हैं, करना क्या है उस धरती को जो बंजर है, जहां कुछ होता नहीं है, दे दो चीनियों को ये वाली। तो वहीं पर किसी ने कहा था, नेहरू जी वैसे तो उसने पता नहीं अपने बारे में कहा या नेहरू जी के बारे में कहा कि मेरे सिर पर भी एक बाल नहीं है, आपके सिर पर बाल नहीं, तो क्या करना चाहिए इसको? अगर आपकी मां बंजर हो जाए या बूढ़ी हो जाए, क्या दुश्मन को सौंप देनी चाहिए? इस तरह की मानसिकता रखते थे इस देश के प्रधानमंत्री। कितना दुख और अफसोस की बात है। और ये आलसी वाली बात कही थी उन्होंने, क्योंकि आपको देश की जनता पे विश्वास नहीं था। मैं आपको प्रूव करता हूं हमें कितना विश्वास है जनता के ऊपर। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जिस देश का कार्यभार संभाला और यहां के प्रधान सेवक बने, तो आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा, आपको भी याद होगा, आपने भी कई फॉर्म भरे होंगे हमारे, जब वो जवानी के दिन थे, जब हम लोग जाते थे अपने फॉर्म भरते थे नौकरियां ढूंढने के लिए। खैर नौकरियां देनी कहां थी, कांग्रेस तो सिर्फ अपने वालों को नौकरी देती थी, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम यहां मैं बैठा हूं, मेरे पास प्रूफ्स भी हैं उसके। उस समय आपको अपने फॉर्म अटेस्ट कराने के लिए गजटेड ऑफिसर ढूंढना पड़ता था। क्यों विनोद जी, आपने भी गजटेड ऑफिसर ढूंढे होंगे, कहीं ना कहीं से जाके आते ही अपने देश की जनता पे विश्वास लाया, अपना डॉक्यूमेंट खुद टेस्ट किए, पूरे के पूरे देश के युवाओं को गजटेड ऑफिसर बना दिया। आते ही किसने बनाया? इसी प्रधानमंत्री ने बनाया। अब आप एक चीज को समझिए, पीडीपी के प्रवक्ता की मैं बात करता हूं। देखिए, आप कहते हो आंकड़े आपको एक एक चीज के आंकड़े दिए गए। अब आप आंकड़े नहीं पढ़ना चाहते तो मेरा दोष नहीं है। देखिए, जीडीपी में और पीडीपी में फर्क है। जीडीपी बढ़ रही है, पीडीपी घट रही है, मेरा इसमें कोई अफसोस नहीं है। आज आपकी पार्टी सिर्फ बिजबहड़ा में रह गई है। अब बिजबहड़ा की इकोनॉमी की बात और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात में फर्क तो रहेगा। और जीडीपी आपके सामने बोलती है। जीडीपी की जब मैं बात करता हूं तो पर कैपिटा इनकम से ही बात शुरू होती है। पर कैपिटा इनकम के अंदर आपके सामने जब बात की गई, मैंने आपको बताया कि हमने जहां पर पकड़ा था तो 70,000 कुछ थी, आज 1 लाख के करीब पहुंच गए। 32% की ग्रोथ है जीडीपी के अंदर, पीडीपी के अंदर 32% से भी ज्यादा की डी ग्रोथ है। तो दोनों में फर्क होता है। 2014 के अंदर देश 10वें नंबर पे खड़ा था, और उससे पीछे 2013 में चले जाएं तो उस समय देश 11वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी थी, जबकि पूरी दुनिया 3.6% के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस उसे डी ग्रोथ लेकर आई थी। आज जब पूरी दुनिया, बस एक बात से कंप्लीट कर दूंगा, 2028 में जब दुनिया, वैसे तो 2027 में ही होने वाला है, लेकिन 2028 में जब पूरी दुनिया डी ग्रोथ पे होगी, तब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7
7% से ग्रो की होगी और हम 5th से सीधे तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। ये इसीलिए होता है कि एक आम इंसान भी जो 5 रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कहां से कर रहा है, वो जनाब यूपीआई से कर रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही कि पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा को पूछे ₹250 कहां से आ गया आपके पास, इस तरह की ट्रांजैक्शन। जगदीप जी, आप सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे कि जिम्मेदार नेहरू ही क्यों नहीं बोलते आप? जब हम यूनिलैटरल सीजफायर की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाने की बात करेंगे, या फिर आपको पता होगा कि आपने अपीज कर करके ही आरक्षण के माध्यम से ही सरकारें चलाई हैं, और आज आप विनोद जी, पहली तो बात ये कि जी जो आपने अभी 2-3 मुद्दे रखे हैं, इस पे मैं अगर बात करूंगा तो मुझे लगता नहीं जी 10 से 5 मिनट आप सारे बचे। नहीं, आप पहले तो आप मैं पहले तो अभिजीत मैं जी का जवाब हाथ दीजिए। जोड़ के एक बार अभिजीत जी को अगर कहीं तो खड़ा भी हो जाता हूँ। ये जो विश्व गुरु टाइप वाली सोच है हमारे साथी प्रवक्ता की, मैं कहता हूँ बा कमाल है। अभी मैंने सावरकर साहब के बयान का हवाला दिया, भागलपुर के अधिवेशन की बात की, इन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जी जो बात कर रहे थे आरक्षण जवाब की, तो एक दे दिए मिनट, सावरकर जी अब का। आप सुन लीजिए आपने ना। सुना नहीं तो मैं क्या कर मैंने नहीं ना सकता बोला, आपने कुछ नहीं बताया उस पर, आपने कुछ नहीं बोला। मैंने आप आपको नहीं बोला सुनना आप ही की चाहते। वेबसाइट पे पड़ा चढ़ा आप हुआ नहीं है। सुनना चाहते, मैं अरे क्या सुन कर लीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप उसके सुनाइए, बाद सुनाइए, मैंने सावरकर सुनाइए। समगर की बात की। मैंने बताया कि क्या उस व्यक्ति की सोच थी बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति, और कितने सम्मान के साथ उन्होंने संबोधित किया बाबा साहब को, उस पर कोई जवाब नहीं। अब ये बात करते हैं आरक्षण की। सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आरएसएस का इतिहास निकाल कर देख लीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सब के सब जो चीफ बने वो सब ब्राह्मण जाति के थे। अब ये बात करते हैं हमारे कार्यकाल की। भाई साहब, वाजपेयी साहब का 5 साल का कार्यकाल जोड़ लीजिए, 10 साल का आपका हो गया, और 2 से 2.5 साल आप जनता दल सरकार में भी सत्ता में थे। तो ये जो 17.5 साल का आपका कार्यकाल है, वाजपेयी साहब ने क्या दिया? पेंशन खत्म कर दी, आपने तो नौकरियां खत्म कर दी। अब बारी आती है, इन्होंने तीसरी बात की यहाँ पे, प्रेसिडेंट महोदय की बात की कि इनको तकलीफ होती है अगर हमने एक आदिवासी महिला को देश के महामहिम के पद पर बिठाया। माफ कीजिएगा, जब आप इस संसद का उद्घाटन कर रहे थे तब कहाँ थी हमारी महामहिम? फिर उसके बाद सेंगोल की बात आई, तब कहाँ थी हमारी महामहिम? जिस अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मोहन भागवत आ सकते हैं, वहां पर गवर्नर आ सकती है आनंदीबेन, और स्वयं प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो वहां पर हमारी महामहिम क्यों नहीं थी? इसलिए कि वो दलित है, तथा कथित तौर पर यह आरोप लगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बात बता रहा हूं जनमानस की, तथा कथित तौर पर। आगे देखिए, चौथी बात जो इन्होंने अभी कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि वो बंजर जमीन है। मैं आपको बताऊं, कभी उनकी जीवनी को पढ़कर देखिए। पंडित नेहरू जी का जीवन खत्म हो गया। ही हैड अ सीवियर हार्ट अटैक भारत और चाइना के युद्ध के बाद। और रही बात, जिस मुल्क के प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हो, एक नया बांग्लादेश पैदा कर दिया हो, चीनी भाई भाई का नारा भी उन्होंने दिया दिया, चावल भी भेजे, भरोसा किया जैसे पाकिस्तान पर करते रहे। चावल भेजे थे। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, भरोसा किया, वो भरोसे के काबिल नहीं थे, सवाल वो नहीं है। अब सुनिए एक और बात, ये कहते हैं हमारे लोगों को, हमारे प्रधानमंत्रियों को देश की जनता पर यकीन नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आराम हराम है ये नारा दिया। और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 5000 साल पहले उपनिषद का एक श्लोक कोट करूंगा। कलिशैनो भवित उतेष्ठं त्रेता संजिहास्त्रु द्वापरा संदीप पदते परम चरेवित चरेवित। तो सोया हुआ कलयुग है, जो उठकर बैठ गया वो त्रेता है, और जो सीधे रास्ते पर चल पड़ा द्वापर से होते हुए सतयुग तक जाता है। ये तो हमारे उपनिषद कह रहे हैं। तो क्या गलत कह दिया नेहरू जी ने? अगर आराम हराम है, उस वक्त जब मुल्क आजाद हुआ था, जब सबको एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत थी। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर ये जवाब देते रहे। मैंने जितने भी सवाल खड़े किए, मैं फिर कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य पर आप कितना यकीन करेंगे? जो प्रधानमंत्री 3 दिनों में 1 करोड़ मकान बढ़ाकर बता देते हैं। और एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, लोग उन्हीं पे यकीन करते हैं, आप पे कोई नहीं करता। यकीन करना चाहिए। कांग्रेस में खुद नहीं बोला, कांग्रेस वाले खुद ही यकीन नहीं करते, अपने अपने पर किसी पे क्या करेंगे? चलिए यार, अभिजीत जी अभी आपके पास आऊंगा। पहले मुझे बताइए, आपकी तुलना जीडीपी के साथ किया और कहा कि जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। चलिए डिक्लाइन, चलिए आदित्य जी बोले। जी बड़ी सीधी बात है, ये बात मुझे क्लियर होगी। जो आपने सबसे पहले कहा था सभ्यता वाली बात, वो मेरे पे रिलेट नहीं थी, क्योंकि आपका तंज मेरी तरफ नहीं था।
अब बात यह है कि साहब देखो, लद्दाख की बात की अभिजीत जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने खुद बोला है कि चाइना क्या लद्दाख में इंटरफेरेंस है, वो मोदी सरकार के रहते हुए भी 4600 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा ले गए हैं। और इसके बारे में ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि बार बार प्रवक्ता आते हैं बीजेपी के और बार बार बोलते हैं कि पार्टी सदर के फैमिली मेंबर्स के बारे में बोलते हैं, वालिदा के बारे में बोलते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली, अब मैं विनोद जी 2023 में मई में आया हूं पार्टी में, काफी लोग थे जो जून 2014 में थे, फिर उसके बाद वो उठ के वहां से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए, उनके पास वहां का भी एक्सपीरियंस मिला। फिर 2019 में जब सरकार बदली आगे फर्दर, तो वो आगे आकर सरकार की सपोर्ट में आ गए, और आगे 2024 या 25 में जब भी इलेक्शन होगी तो आगे का देखा जाएगा। इन लोगों को ज्यादा डिटेल्स इनके पास हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये लोग इतने जैसे कहते हैं, तो दे शुड गो हेड विद द एजेंसीज एंड टेल देम अगर उनके पास है। बिकॉज सी दिस, इफ यू रियली वांट, एज अ लॉयर मैं अपने एंड से आपको बता दूं, जो लोग ये ऐसे बोलते ना तंज, दे आर प्लेइंग बेसिकली कि झूठ बोलने की, ये प्रधानमंत्री के पटल के ऊपर वो अगर झूठ बोल सकते हैं, तो ये जो नीचे बाकी पूरी मंडली होती है, जो भक्तों की मंडली है या दाद दरबार के अंदर बैठे हुए दरबारियों की जो मंडली होती है, इनको वैसे ही उछल के करना है। तो देखो, मुद्दा मेरा बड़ी सीधी सी बात है। आपने मुझे बोला कि मैंने कहा कि साहब मुझे नहीं लेना देना कि नेहरू साहब ने क्या गलत किया क्या सही किया, और आपने क्या गलत किया क्या सही किया। मेरा बात यह है कि आप प्रधानमंत्री हैं, जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो आप मुझे अपना हिसाब दे दें, क्योंकि साहब आगे इलेक्शन है। अगर आप लोगों को अपना हिसाब नहीं बताएंगे तो क्या आप वोट किस चीज के लिए मांगते हैं देश में? आप देश में वोट अगर आपके मांगते हैं, आप कहते हैं कि अगर आपने ट्रेनें चलानी है तो ट्रेन के ऊपर वोट मांगेंगे। अगर आप कहते हैं कि बेरोजगारी कम करनी, आपने मांगे थे ना, आपने कहा था ना 2 करोड़ नौकरी लाऊंगा 2014 में, अन्ना मूवमेंट के टाइम पे आपने कहा था 2000 नौकरी करप्शन हटाएंगे। अन्ना मूवमेंट में आपने कहा था कि साहब हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, 15 लाख नौकरियां लाएंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में जाएंगे। और जरा एक लास्ट चीज, परिवारवाद के ऊपर मैं एक बड़ी सीधी बात बोलता हूँ। परिवारवाद जो आपके लिए केले के डिबेट सर, यही तो सभ्यता है, वो आपको मना कर रहे हैं उनकी बात। उनका वो परमिटेड है, नॉट बाय व्हाट अभिजीत जोशोटिया से। ऐसा है कि देखो, अब क्या होगा, अब अमित शाह की आप तुलना जय शाह से नहीं कर सकते, होता है, इट इज ओके, ऊपर नीचे वाला कम हो जाता है। क्योंकि क्या बात है कि मैंने जब बात की जीडीपी और पीडीपी की बात तो की, बात इनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। चलिए क्योंकि इनको क्या है, क्योंकि दे हैव शिफ्टेड, यहां पर पता लगा चलिए आपका टाइम, अभी मैंने एक किस्म का इंडिकेशन दिया सर, इफ यू वोंट स्टॉप इट आई विल गो ऑन इट। कोई मजाक थोड़ी है। चलिए अभिजीत जी 1 मिनट में, आप कुछ भी आपके पास टाइम कम है, 1 मिनट में अभिजीत जी। इन्होंने ये बात करेंगे हवा में, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, मुझे पूरा पता है तो मैं बोल रहा हूं, फिर मान जाइए आपको नहीं पता तो नहीं पता, आपको मुझे पता है। कह रहा जो लोग बोल रहे हैं वो कहां से शुरू हुए, कर लीजिए आप बात करें। क्रेडिबिलिटी होती है, बात आपकी क्रेडिबिलिटी बता आदित्य जी लास्ट कंक्लूड कीजिए। जेकेएएस के अंदर पेपर हुआ ही नहीं, जेकेएएस के अंदर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में इनकी पार्टी के मामा भांजा जी ने अपनी नौकरी ले ली, नौकरी लेकर वो केएएस ऑफिसर भी बन गए। उसके बाद इनकी इंडिया अलायंस की पार्टी ने जब इनके ऊपर कटाक्ष किया और यहां पर प्रोटेस्ट भी हुआ तो उनको नीचे उतारना पड़ा। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, 2.5 लाख की बैकग्राउंड अपॉइंटमेंट करने वाले लोग, हमें बताएंगे क्या होता है। अब्बू दुर्जाना नाम का एक टेररिस्ट था, जिस टेररिस्ट की इन्होंने जबरन शादी पुलवामा की बच्ची के साथ करवाई। विनोद जी कितना बड़ा घिनौना अपराध किया, और उसकी बराती सभी के सभी, उसके बराती ये सभी के सभी गए थे वहां पर। तो टेररिस्टों के जो काजी हैं, टेररिस्टों के काजी हैं, आज किसको राजी करेंगे? जनता राजी नहीं होगी। चलिए जीडीपी बढ़ेगी, पीडीपी खत्म होगी। चलिए बताएंगे अब्बू दुर्जाना के बराती मुझे बताएंगे क्या होना है। झूठी पार्टी बात चलिए जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।